हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जिन स्टूडेंट का सब्जेक्ट होम साइंस है और आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम करीब है और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी करीब है, आई होप अपने समय से वो एग्जाम कंडक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपको, जैसे मैंने विश्वास सीरीज चलाई है, यहाँ पे मैंने हर तरीके के प्रश्न इंक्लूड करने की कोशिश करी है ताकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें तो आपको बेनिफिट होगा। स्पेशली अगर मैं बात करूंगी नेट स्टूडेंट के लिए, तो नेट स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन है वो कुछ क्वेश्चन आपको नेट एग्जाम टाइप मिलेंगे। अदर की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी वो आपको नेट एग्जाम में हेल्प करेगी। तो थोड़ा सा पैटर्न नेट एग्जाम का चेंज है, तो उसी हिसाब से मैं बात करूंगी। एंड इससे पहले जो मैंने आपको कल जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें कुछ एरर आ गया था, आई नो, मतलब उसमें वॉइस मेरी सुनाई दे रही थी लेकिन स्क्रीन में कुछ भी विजुअल नहीं था, जिसकी वजह से मैंने उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। तो ये जो आपकी क्लास मैं दोबारा ले रही हूँ ये इसी वजह से लेना पड़ रहा है, क्योंकि जो मैंने आपको पहले क्लास ली थी उसमें थोड़ा सा, अब वॉइस सुन के इंसान कैसे करेगा क्वेश्चन, है ना, वो स्क्रीन में तो कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, तो वहां पे आई नो पता नहीं क्या ही मिस्टेक आ गई थी। एनीवे, जो कल आप क्लास नहीं कर पाए हो वो आज आप कर लो, ठीक। तो यहाँ पे ये रही इंपॉर्टेंट न्यूज। एंड मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊं कि टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी क्लासेस की नोटिफिकेशन है या अगर हम बात करें क्विजेज वगैरह है वो भी आप अटेम्प्ट कर पाओ समय से, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और ये अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है, पानी सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है। तो पानी सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकॉट वस्त्र में, बी है सूती वस्त्र में, सी है नायलॉन वस्त्र में और डी है रेशमी वस्त्र में। तो पानी सोखने की सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में तो आपको पहले ही बोल देती हूँ कि इंग्लिश में अगर आपको स्पेलिंग में एरर वगैरह दिखेगा तो फिर बहुत ज्यादा इसमें वो मत करना। स्पेशली मैं अगर मैं बात करूँ तो मैं हिंदी सब्जेक्ट से ज्यादातर पढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने आप लोग के लिए कि आपको दोनों लैंग्वेज में थोड़ा सा दिक्कत होती है कुछ लोगों को, तो यहाँ पे उन लोगों को भी थोड़ा सा सुविधा मिले इस वजह से मैंने दोनों लैंग्वेज इंक्लूड किया है। बाकी यहाँ पे जो हिंदी है वहां पे आपको कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें सो आपका ऑप्शन होगा सूती वस्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कपास के तंतु में काफी अधिक अवशोषण क्षमता पाई जाती है, यानी सोखने की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है। और आप जानते हैं कि वस्त्र शरीर से निकलने वाले पसीने को क्या कर लेता है, सोख लेता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें आरामदायक, मतलब आराम टाइप मिलता है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न जरूर आपको लग रहा होगा कि मैम इतने भी इजी आपके टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पर तो आप जोर दीजिए ही, उसके साथ साथ जो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे बात करें, क्वेश्चन है कि बच्चों के दूध के दांत होते हैं 15, 18, 20 या फिर 24। तो इस क्वेश्चन को तो आई नो आप सभी लोग बता दोगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 20, ठीक है। यानी बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 20, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी दांत। जिसे हम कौन से दांत कहते हैं, अस्थायी दांत। मतलब एक होते हैं स्थायी दांत और एक होते हैं अस्थायी दांत, ठीक। तो यहाँ पे स्थायी दांत मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि अन्न के दांत, है ना। तो यहाँ पे दूध के दांत तो 20 हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में कुल मिलाकर कितने दांत होते हैं, तो कितने होते हैं आपके 32, यानी 32 दांत होते हैं। दांतों के प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दांतों के प्रकार आपके 4 हैं। पहला आपका है कृंतक, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, रदनक। तीसरा आपका है चवर्णक और अग्रचवर्णक, ठीक है। तो एक आपका अग्रचवर्णक है और दूसरा क्या है आपका चवर्णक है, ठीक। तो यहाँ पे आपके 4 दांतों के नाम भी हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है, रासायनिक विधि, भौतिक विधि, विकिरण विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न देखें एंड बताएं आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट साथ साथ में आंसर करते जाएं और याद रखिएगा ये जो हम विश्वास सीरीज चला रहे हैं इसकी मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है। वहां प्लेलिस्ट में जाकर आप लाइन टू लाइन सारी क्लासेस जितनी अभी तक मैंने करवाई हैं वो सभी देख लीजिएगा, सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपका रेडिएशन मेथड यानी आपका विकिरण जो आपका विधि है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो विकिरण विधि ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा, ठीक।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिएगा कि जो विकिरण विधि है ये परीक्षण की एक भौतिक प्रक्रिया है जो पर्यावरण की दृष्टि से थोड़ा सुरक्षित भी है और इसमें ऊर्जा भी कम व्यय होती है और जो रेडियोधर्मिता जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी नहीं होती है, तो ये इसका ये है फायदा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त होता है। तंतु होगा ये, ठीक है, नायलॉन, सूत, पॉलिस्टर या फिर ए व सी दोनों ही। तो कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है ये आपसे पूछा गया है, तो ये है आपके ऑप्शन, ठीक। तो यहां अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी सूत, ठीक है। ऑप्शन जो बी है सूत, ये है आपका राइट आंसर। तो देखो वनस्पति जन्य प्राकृतिक जो वस्त्र आपके तंतुओं में सबसे ज्यादा प्रचलित भी है और लोकप्रिय तंतु कौन सा है आपका, कपास है, ये आप सभी जानते हैं। तो कपास के तंतुओं से जो निर्मित वस्त्र होते हैं उन्हें हम कौन सा वस्त्र कहते हैं, सूती वस्त्र कहते हैं। कौन सा, सूती वस्त्र कहते हैं, ठीक है। इतना तो आप सभी को मालूम होगा। और अगर हम बात करें नायलॉन के तंतु जो होते हैं वो रासायनिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन सी विधि द्वारा, आपका रासायनिक विधि द्वारा, ठीक। और वहीं अगर हम बात करें तो नायलॉन के जो तंतु होते हैं उनमें नमी का गुण का अभाव होता है। किनके गुण का अभाव होता है, नमी के गुण का। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सूत। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब पूछा गया आपसे बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बंध्यता क्या होती है। बंध्यता मतलब प्रजनन क्षमता में कमी या फिर हम उसे बंध्यता कह सकते हैं, या तो आप बंध्यता कह दीजिए या फिर प्रजनन क्षमता में कमी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है, केवल स्त्री, केवल पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों, स्त्री तथा पुरुष में से कोई भी होगा, यहाँ पे कोई नहीं कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो देखिएगा आंसर क्या निकलेगा, तो यानी इनमें से कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, सो वो हो सकता है आपका स्त्री और पुरुष में से कोई भी, ठीक है। भी और नहीं में देखो कितना फर्क हो गया, नहीं में बिल्कुल इनकार कर दिया गया, भी में दोनों में से कोई भी। तो यहाँ थोड़ा सा इस बात को समझेंगे कि आखिरकार बंध्यता क्या चीज होती है और कैसे इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मतलब दोनों इसमें जिम्मेदार होते हैं। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे ताकि इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ सके, है ना। तो देखो 12 माह या नियमित रूप से यौन संबंध बनाने के बाद भी अगर गर्भ धारण ना हो पाया तो प्रजनन क्षमता में कमी या हम उसको क्या कहते हैं, बंध्यता के रूप में जानते हैं, ठीक है। बांझपन आपने नाम सुना है, बांझपन मतलब बोलने में ही बहुत बुरा लगता है, ऐसा वर्डिंग ही है ये थोड़ा सा, कि बांझपन की एक समस्या है जो आपके 1/3 पुरुषों में भी है और 1/3 महिलाएं भी इससे ग्रसित है ना। तो शेष मामलों की अगर हम बात करें तो जो बांझपन है दोनों पार्टनरों के कारण या किसी अन्य कारण से भी हो सकता है, या फिर दोनों पार्टनर जिम्मेदार हैं, मतलब स्त्री भी और पुरुष भी दोनों, है ना। तो महिलाओं में अगर स्पेशली बात की जाए कि महिलाओं में जो बांझपन की समस्या है, कारण है, वो क्या है आपका, फैलोपियन ट्यूब है। क्या है आपका, फैलोपियन ट्यूब की क्षति हो गई या हार्मोनल चेंजेस हो गए, ठीक है, हार्मोनल जो असंतुलन है वो हो गया, गर्भाशय की समस्या हो गई, तो ये महिलाओं में प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों में यौन इच्छा की कमी हो गई या फिर अंडकोश में गांठ या सूजन पड़ जाना, इरेक्शन आ जाना, ठीक है, शुक्राणुओं की कमी हो गई, तो कई सारे रीजन पुरुषों के भी हैं। तो यहाँ जैसे मैंने आपकी महिलाओं के प्रॉब्लम बताया कि भाई महिलाओं में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फैलोपियन ट्यूब की क्षति हो जाती है या फिर हार्मोनल असंतुलन हो जाए या फिर गर्भाशय की समस्या हो जाए। पुरुष में भी मैंने आपको बताया गांठ पड़ जाए, सूजन हो जाए, है ना, यौन इच्छा की कमी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। अब आप होम साइंस पढ़ते हैं तो कोई चीज आपसे छुपी नहीं है, आपको खुल के बात करनी पड़ेगी इस चीजों में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप होम साइंस जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आप इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाए तो फिर ये सभी लोगों के लिए गलत होगा। तो मैं इसी वजह से इस चीज को काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं तो स्त्री और पुरुष दोनों में से मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही है। आई नो आप चीजों को मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो और अच्छे से समझ, देखो जैसे हम होम साइंस पढ़ते हैं ना, जब हम लोग स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ाते थे होम साइंस 6 to 8 के लिए, मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ाने गई थी तो बहुत सारे बच्चे इन जो चीजें है ना इनको पढ़ने में बहुत शर्म महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जब आपने होम साइंस जैसा सब्जेक्ट लिया है या साइंस जैसा सब्जेक्ट लिया है तो आपको इन चीजों में खुलकर बात करनी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं, प्रोजेस्टेरोन,
या एस्ट्रोजन, ठीक है, रिलैक्सिन, इनमें से सभी। तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनमें से सभी। तो स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन्स निर्मित होते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ध्यान से देखें और बताएं आंसर क्या हो सकता है। तो यहां अगर मैं बात करूंगी तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं तो वहां पे अगर ऑल का ऑप्शन आता है तो ज्यादातर हमारे में ही ऐसा होता है कि ऑल ऑप्शन सही होते हैं, यानी इनमें से सभी, यानी आपका प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ये तीनों आपके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन तीनों के बारे में बात भी कर लेते हैं ताकि इनके बारे में हमें पता भी चल जाए। तो देखो, जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है इसका स्त्रावण कहाँ होता है, आपका कार्पस लुटियम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, कार्पस लुटियम, ठीक, लुटियम। और अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की, हमने यहाँ पे लिखा था एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन का जो स्त्रावण है वो ग्रेफियन पुट्टिका द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, आपका ग्रेफियन पुट्टिका द्वारा। याद रखिएगा, ये जो मैं एक एक आपको चीजें बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे, देखो इसमें ये चीज होता है ना कि जो गर्भावस्था होती है ये एक अच्छा हार्मोन सा, मतलब एक आवश्यक हार्मोन से इसको कह सकते हैं, है ना। वहीं अगर हम क्या कहते हैं उसकी बात करते हैं आपके, किसकी, अगर हम रिलैक्सिन की बात करते हैं तो रिलैक्सिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लेसेंटा के द्वारा प्रसव के दौरान किया जाता है। किसके द्वारा, जो रिलैक्सिन का स्त्रावण होता है वो होता है प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। जो इसमें क्या होता है कि शिशुओं के जन्म में ये क्या करता है, एक तरीके से मदद करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब बात करते हैं थकान। थकान कई कारणों से हो सकती है। अब थकान को दूर करने का उपाय क्या है, ये आपसे पूछा गया है। थकान दूर करने के उपाय हैं, कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना, बी है आसपास का वातावरण शांत होना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना और कोई कार्य ना करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई काम करें ही ना तो थकान ही ना हो। आपने देखा होगा बैठे बैठे भी थकान हो जाती है ना। थकान के कई सारे रीजन, मेंटली लोग थक जाते हैं, कहीं फिजिकली लोग थक जाते हैं। तो जो अगर हम फिजिकली अगर हम बात करें या मेंटली भी बात करें तो दोनों तरीके से देखें तो राइट आंसर क्या होगा, ये थोड़ा बात कर लेते हैं। और वैसे भी चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किचन में काम कर रहे हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, थकान नेचुरल है ना। तो यहाँ पे बात करें तो कोई भी काम अगर आप लंबे समय तक करते हो तो आपको थकान 100% आएगी ही। तो कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, मतलब अगर आप काम लंबे समय तक कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो और आप रेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो, जैसे मैं बात करूं अगर पढ़ाई की भी, तो पढ़ाई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट अब स्ट्रगल फेस में होते हैं तो उनको लगता है कि मैं जितना ज्यादा पढ़ लूंगा उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अपने बॉडी को रिलैक्स भी तो करना है। जब हम आराम ही नहीं करेंगे तो वो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से हम अडॉप्ट कैसे कर पाएंगे। अब मान लो 6-6, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लोग लगातार बैठे बैठे पढ़ते हैं तो इस तरीके से ना थकान भी होती है और एंजाइटी भी आ जाती है, मतलब एक तरीके से तनाव आ जाता है, एंजाइटी नहीं तनाव आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो यहाँ पे बात की जाए, चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, थोड़ा सा बीच में गैपिंग करो, थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक दो, ताकि उस ब्रेक में आप थोड़ा सा अपने मसल्स को रेस्ट कर सको। भाई रेस्ट दोगे तो फिर जब आप दोबारा उठोगे तो फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर आराम नहीं करोगे तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम करना जरूरी है। आप सभी भी पढ़ते होगे, कई बच्चे बहुत घंटों घंटों पढ़ते हैं, है ना, लगातार बैठे रहते हैं। तो लगातार ना बैठे, बीच बीच में टहल लो, घूम लो, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो या कुछ भी आप कर सकते हो, या थोड़ा सा लेट जाओ 2 मिनट के लिए। अब आप कहोगी मैम लेट जाते हैं तो नींद आने लगती है, तो टहल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक जगह पूरे टाइम बैठ के ना रहो। तो यहाँ पे बात करें संवातन क्या है, शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना, भारी वायु के नीचे आना, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संवातन क्या है ये आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न, बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपके दोनों हैं, यानी ए भी सही है और आपका बी भी सही है, यानी शुद्ध वायु का प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना और भारी वायु का नीचे आना, दोनों चीजें। मतलब सिंपल वे में समझो तो वायु के आवागमन की जो व्यवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं, संवातन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबाड़ वाला कबाड़ बेच रहा है, यहाँ आपको साउंड आ रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना, तो साइड से निकलते हैं। कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है जलाकर, जल प्रवाह में डालकर, सी है खाद बनाना और डी है भराव करने के लिए। तो कूड़े करकट के विसर्जन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, उत्तम विधि आपसे पूछी गई है।
तो यहाँ पे बताएं आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करें, और ये अगर आपको क्लास इफेक्टिव लग रही हो तो लाइक भी कर दिया करें, और तो आपकी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी नहीं इन सब चीज़ों में, बस बेसिकली आप पूरी क्लास देख लें, वही सबसे अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी खाद बनाना, ठीक है। तो खाद कैसे बनती है, खाद कैसे बनाया जाता है, ये पहली बात तो हमें पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो कूड़ा करकट है, आप एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, एक गड्ढे में इकट्ठा करते जा रहे हो, इकट्ठा करते करते आप उसको क्या करो, मिट्टी से ढक दो, ठीक है। कुछ टाइम तक उसको मिट्टी से ढका रहने दो, उसके बाद जब आप करोगे तो उसके बाद वो बन जाएगी कैसी खाद, कंपोस्ट खाद, जो नेचुरली आप खेतों वोतों में डाल दोगे तो वो उसमें क्या होता है, खाद डालने से क्या होता है, उपज अच्छी हो जाती है। तो जैसे मान लो अब ये नेचुरल खाद है, आप नेचुरल प्रोसेस से तैयार कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं होता है। उधर यूरिया वगैरह डालो तो कई सारे, अगर मान लो ज्यादा मात्रा में हो गई वो चीजें तो कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं, बट इसमें कोई भी नुकसान का खतरा नहीं होता है, और नेचुरल प्रोसेस से जो भी चीजें तैयार होती हैं वो नेचुरल ही होती हैं। सो खाद बनाना, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है, यीस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया या इनमें से सभी। तो मुझे लग रहा है ये हम ही लोग की क्लास में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जब भी हम क्वेश्चन करते हैं और ऑल का ऑप्शन आता है तो हमारे ऑल वाले ऑप्शन बहुत सही होते हैं, लेकिन एग्जाम में बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है। हमारा मन तो करता है कि हम ऑल पे क्लिक करें और तुरंत हमारे सारे आंसर सही हो जाएं, बट ऐसा बहुत कम ही होता है कि ऑल वाले क्वेश्चन सही होते हैं कम होते हैं, है ना। तो क्योंकि उनको भी पता है ना कि बच्चों का ध्यान सबसे पहले जाएगा कहाँ, कि ऑल पे ही लगा देते, कुछ ना समझ में आए तो सीधा ऑल लगा दो, यही हम लोग करते हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करते होंगे। यहाँ पे बात करें सो राइट आंसर इज, आप समझ ही गए होंगे, मैंने ऑल की बात की है तो इनमें से सभी ही आंसर सही हैं, यानी आपका बैक्टीरिया, मोल्ड, यीस्ट, ये सभी हैं। तो यहाँ पे आहार को नष्ट करने वाले कारकों में आपकी ये सभी क्या होते हैं, और वे अणु जीव और फफूंद के रूप में होते हैं, और इसके प्रवेश करने से क्या हो जाता है, जो हमारी खाद्य सामग्री होती है, यानी जो खाने पीने वाली सामग्री है, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, एक तरीके से दोषपूर्ण हो जाती है, ये आप कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है, रोगाणुओं को जलाना, रोगाणुओं को उबालकर नष्ट करना, अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, और डी है फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है ये आपको बताना है, देखिएगा क्वेश्चन और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है अल्ट्रावायलेट रेज, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, यानी अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा रोगाणुओं को क्या करना, नष्ट करना, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होते हैं उनके द्वारा हम रोगाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट करना ही हमारा क्या कहलाता है, प्राकृतिक निसंक्रमण कहलाता है। प्रकृति द्वारा, प्राकृतिक चीजें मतलब प्रकृति द्वारा जो चीजें होती हैं। तो आजकल आपने देखा है विदेशों में एक चीज काफी मतलब अच्छी भी है अगर कहें तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, अस्पतालों में इन किरणों की मदद से क्या करते हैं कि उनके जो कमरे हैं, उनकी जो दीवारें हैं या बिस्तर वगैरह हैं, उनको निसंक्रमित किया जाता है ना। तो ये जो चीज है इसको याद रखेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ एरर है, यहाँ पे जो ईयर वगैरह दिया हुआ है ये ईयर पे मतलब एरर है, तो इसको मैं आपको टेलीग्राम पे इसका राइट ईयर बता दूंगी। बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोड़ते हैं, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आपसे पूछा गया है कि संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। आप जानते हैं बहुत लोगों में ये अंधविश्वास है कि जो अगर संतानें पैदा होती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, वो भगवान की देन है, उस पर हमें कोई भी वो नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसका उन्मूलन आप कैसे कर सकते हो, शिक्षा द्वारा, मतलब आप उन्हें शिक्षित करके या उन्हें एजुकेट करके, नॉलेज देके, या व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, या भौतिक तत्वों की जानकारी देकर, या फिर आप घर घर जाकर उपदेश देकर, मतलब आप घर घर जाओगे उन्हें इस चीजों के बारे में अवेयर करोगे, या इस वजह से। तो आपको ये चारों ऑप्शन देखिए, ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर इसका क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बात करें तो आपको बताना है राइट आंसर। और जो लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एचटेट टीजीटी की क्वेश्चन चाहते हैं तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं बहुत जल्द इसकी लगातार सीरीज लेके आऊंगी, तो घबराइएगा नहीं, घबराएंगे क्यों वैसे आप,
है ना। जब हम हैं तो घबराएंगे क्यों। तो यहाँ पे आपको देखो, जैसे हम टीजीटी पीजीटी के लिए लगातार सीरीज कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था कि एग्जाम पास में है, वैसे ही नेट का भी एग्जाम पास में है, तो इसकी भी मैं अब लगातार ही लेके आऊंगी। वैसे हम पेपर 1 को तो यूनिट वाइज कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम होम साइंस को भी कवर करेंगे क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो हमारा होम साइंस ही है, तो उसको कवर तो करना ही है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको लगातार अच्छी अच्छी क्लासेस मिलेंगी, तो बस आपको जुड़े रहना है और लोगों को शेयर करना है ताकि और लोग भी इस क्लास से जुड़े। आपके दोस्त वगैरह हैं, आपके रिलेशन में कोई तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या होगा आपका, शिक्षा द्वारा। मतलब एक एजुकेशन ही ऐसी चीज है जिससे आप क्या कर सकते हैं, लोगों के अंधविश्वास को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्योंकि ये अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैल चुका है। लगभग अगर हम बात करें तो 50% जो हमारी पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या है वो या तो अशिक्षित है या तो अल्प शिक्षित है। अल्प शिक्षित मतलब या तो कम पढ़ी लिखी है या तो पढ़ी लिखी ही नहीं है ना। अब वो जो पुरानी रूढ़िवादिता चली आ रही है, वो जो पुरानी धारणाएं चली आ रही हैं कि ये सब भाग्य के रूप में होता है, भाग्य से भगवान ने हमें ये दिया है, संतानें दिया है, ईश्वर की देन है, तो आप कितने भी कर लो। तो यहाँ पे मोदी ने कहा था हम दो हमारे दो, है ना। ये इसलिए नहीं कहा था कि भाई ये जो चीजें हैं इनको किया जाए, वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि आप जानते हैं कि जितने रिसोर्स हैं हमारे यहाँ, अगर हम उस हिसाब से बात करें, अभी देखिए जो हमारी पॉपुलेशन है वो सबसे आगे है ना। तो यहाँ आप खुद सोचिए, एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे मान लो आपके फैमिली में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, ठीक है, और कमाने वाला आपका एक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी जॉब कर रहे हैं, आईएएस अफसर हैं, तो आईएएस अफसर तो चलो ठीक है चला लेंगे। लेकिन मान लो आपके एक घर में एक लोग जॉब कर रहे हैं और 7 8 10 जितने भी हैं आपके खाने वाले हैं, मतलब वो कमा नहीं सकते। आप बताइए कि इतने लोगों में क्या वो उन सभी की नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, या सभी को वो सुख सुविधाएं, पूरे समय का खाना पीना, हर चीज प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो यानी अगर जितना रिसोर्स है हमारे पास, उस हिसाब से अगर हमारी जनसंख्या होगी, उस हिसाब से पॉपुलेशन होगी, तो हम उनको बेहतर चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों को जानना, सभी लोगों को अवेयर करना। अभी हम हो चाहे आप हो, अभी आप अपने घर वालों को भी ये चीज बोलोगे ना तो आपको डांट देंगे, कह देंगे तुम हमें सिखा रही हो, हम तुमसे बड़े हैं या तुम हमसे बड़ी हो। तो आप जब अपने फैमिली को ही नहीं सिखा पाएंगे तो दूसरे लोगों की तो बात ही छोड़ दो, दूसरे आपकी बात क्यों ही सुनेंगे। आप सोचो, हम कहते हैं ना कि कोई चीज स्टार्ट करनी है तो हमें अपने घर से ही स्टार्ट करनी होगी, हम घर को अवेयर करना होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं होता है। मैं ही जाके अपने फैमिली मेंबर को कहूंगी तो कहीं होगी तुम अब टीचर कहीं की, हमें मत सिखाओ। ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल चीजें हैं, ये हर एक घर की कहानी है। कोई चाहे घर का कितना बड़ा भी टीचर हो, अगर उसने कोई चीज बोली है तो वो मानेंगे ही नहीं, बाहर वाला कह दे वो अलग की बात है। तो देखते हैं, ये मैं थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए कह रही हूँ क्योंकि क्लास कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें वैसे भी होना पड़ेगा, ठीक। सो एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है, एजुकेट अगर इंसान होगा तो अवेयर होगा चीजों से और उन चीजों को समझेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे है? फौजी राइफल, हवाई हमले में सायरन, लाउड स्पीकर या फिर रॉक संगीत। तो सबसे ज्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे है, ये आपको बताना है। प्रश्न देखें एंड बताएं आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा फौजी राइफल। जो फौजी राइफल होती है उसमें जो आवाज होती है वो काफी तेज होती है। और आप जानते हैं अगर मान लो 100 से ऊपर की अगर डेसिबल पे मापा जाता है, हम किस पे मापते हैं? डेसिबल पे, ठीक है। तो डेसिबल पे मापा जाता है ये आपका जो साउंड होता है, यानी जो ध्वनि होती है, अगर मतलब 100 से ऊपर रहता है तो मतलब एक तरीके से नुकसानदायक है, परेशानी उत्पन्न कर सकती है। और 100 से नीचे 90 से नीचे होती है तो उसको नॉर्मल माना जाता है, मतलब वो आपके हार्मफुल नहीं है आपके लिए। सो ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन गैस। तो स्मॉग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा गया है। सो इधर रहा क्वेश्चन, ऑप्शंस आपके नीचे हैं, तो एक बार ऑप्शंस को भी देख लीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसका क्या है? सही उत्तर होगा। तो जो स्मॉग है अर्थात जिसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं, से उत्पन्न जो धूम कोहरा है, इसके लिए हम किसको मानते हैं? आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है,
तो स्वचालित निर्वातक से निकलने वाला जो हाइड्रोकार्बन है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं कि प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, उसके साथ क्या करते हैं, प्रक्रिया करके प्रकाश संश्लेषी स्माग का निर्माण करते हैं, यानी PAN। ठीक है, इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जो चाहे मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हैं, उनके लिए क्या होता है, एक तरीके से हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, क्योंकि इनकी उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, एक तरीके से अवरुद्ध हो जाती है, यानी एक तरीके से रुक जाती है। तो ये जो आपका ऑप्शन पहला है ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। सो गर्भावस्था में आरक्तता यानी इनिमिया कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हो आप, इनिमिया। तो जो इनिमिया है यानी रक्त अल्पता है जिसको हम कहते हैं, तो बचने का उपाय क्या है, पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, या फिर पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर क्या होगा। तो यहां देखेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे आंसर आप सभी के लिए क्या है ये। तो यहाँ पे अभी देखिएगा DSSB का भी कैलेंडर वो जारी हो चुका है एग्जाम वाला, तो जिन लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा जो 16 क्वेश्चन है, 2000 कैरी। तो ऑप्शन जो डी है यानी पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार ग्रहण करना। तो संतुलित आहार आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा आहार जिसमें समस्त पोषक तत्व मौजूद हों, जैसे आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण, ठीक है, और वसा वगैरह सभी जो है आपके पोषक तत्व हैं, उनका एक उचित मात्रा और अनुपात में होना ही हमारा क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, तो लौह लवण की कमी से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें कौन सी समस्या होती है, रक्ताल्पता, या जिसे हम एनीमिया कहते हैं। और इसकी पूर्ति कैसे हो सकती है, आप मांस, मछली, अंडा, दालें, हरी सब्जियां वगैरह खाएं, या फिर उनकी दवाइयां भी आती हैं, आयरन की दवाई वगैरह होती है, और यहाँ पे खजूर वगैरह है, ये सब चीजों का सेवन करके आप इनकी कमी को रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है कि दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए। गर्भकाल की बात हो रही है, आम, संतरा, अमरूद या फिर चीकू। तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थ का उपयोग करना चाहिए, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न ध्यान से देखें और बताएं आंसर क्या होगा। तो अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑरेंज, यानी आपका संतरा, ये आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो आप जानते हैं संतरा में क्या होता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि संतरा में होता है आपका एक तरीके से फास्फोरस और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, जो हमारे दांतों और हड्डियों के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और क्वेश्चन नंबर 18 है आप सभी के सामने कि प्रसव का प्रकार नहीं है, संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव और या फिर जटिलता पूर्ण प्रसव। तो प्रसव का प्रकार नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्न और बताएं आंसर क्या होगा। यानी प्रसव क्या होता है, ये प्रसव एक प्राकृतिक क्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, गर्भस्थ जो शिशु होता है वो बाहर आता है, मतलब शिशु का एक तरीके से गर्भ से बाहर ही आना क्या कहलाता है, आपका प्रसव कहलाता है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, यानी संभाव्य प्रसव, ये आपका क्या है, सही उत्तर है। तो अस्पताल में प्रसव कराने से जो गर्भवती स्त्री है और जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनकी एक अच्छी तरह से क्या हो जाती है, एक तरीके से देखभाल हो जाती है ना, और ये सभी कार्य वैज्ञानिक ढंग से किए जाते हैं। चलो क्वेश्चन कौन सा हुआ था, 18 हुआ था, 18 के बाद 31 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको थोड़ा सुधार लेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा मिस्टेक है, 18 के बाद यहाँ 19 आना चाहिए। ठीक, निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है, अलमारी, गीजर, मिक्सी ग्राइंडर और वैक्यूम क्लीनर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है, 31 नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, वो शायद इस मिस्टेक से हो गया। तो यहाँ देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे 18 के बाद, देखिएगा हम सीधा आ गए हैं आपके इस क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका मिक्सी ग्राइंडर, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो हम इससे कई सारी चीजें पीस वगैरह सकते हैं, मतलब जो चीज हम ज्यादा समय जिन चीजों में हमें लगेगा उन चीजों को हम आसानी से तुरंत चलाए और तुरंत हमारा क्या हो गया, काम हो गया। तो एक तरीके से श्रम की भी बचत होती है आपकी, और चीजें और बेहतर तरीके से भी आप कर सकते हो इसकी मदद से, है ना।
नेक्स्ट है आपका ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। देखो वहां पे सिर्फ 31 लिख दिया गया था। देखिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है, तो 19 कर लीजिएगा उसको। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है मसली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा या फिर जल। तो पहली बात तो सभी स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि सॉलिड सप्लीमेंट्स क्या है ना, यानी जो ठोस आपका पूरक पदार्थ है वो क्या है, ये पहली बात तो पता होना चाहिए। तब तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं ये हमारे ठोस पूरक पदार्थ नहीं है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे, पहले तो राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है आपको ऑप्शन डी यानी जल। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर गौर करें तो शिशु को दूध के अलावा जो दिए जाने वाला जो भोज्य पदार्थ होता है उसे हम पूरक भोज्य पदार्थ कहते हैं, है ना। जैसे आपका मछली हुई सब्जी हो गया, ठीक है, और एक तरीके से मसले हुए फल हो गया है, उबला हुआ अंडा हो गया, या फिर पका हुआ दलिया, है ना, सूजी की खीर। तो ये कब दिया जाता है? वैसे तो डॉक्टर हमेशा सजेस्ट यही करते हैं कि 6 मंथ तक बच्चे को हमेशा दूध ही देना है। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि अगर हम इन चीजों को दे रहे हैं तो दूध को बंद कर देंगे, नहीं, दूध कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ अब बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है उसकी, तो ग्रोथ के लिए अब थोड़ा सा मसल्स डेवलपमेंट हर चीज होता है, तो उसके लिए उनको और चीजों की आवश्यकता है। तो और चीजों में जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं ये आपके लिए जरूरी है। तो जब बच्चा आपका 4-5 मंथ का हो जाता है, 4-5 माह का, तब हम इन्हें ये जो पदार्थ हैं वो दे सकते हैं। स्टार्टिंग में इन्हें कि पैदा हुआ उसके बाद हम 1-2 मंथ के बाद हम, मतलब 1-2 मंथ हुआ कि हम देना शुरू कर दिए, 4-5 मंथ के आप बाद दे सकते हैं, या इतने मंथ का अगर हो जाए उसके बाद आप ये चीजें खिलाएंगे तो वो जैसे होता है, अब इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो कंज्यूम अच्छे से कर लेता है, मतलब अच्छे से वो ग्रहण कर लेता है अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो इस वजह से ये सारी चीजें दी जाती है, नुकसान नहीं करेगा ये सारी चीजें। क्योंकि बच्चों के मामले में सभी, चाहे माता पिता हों चाहे दादा दादी हों, उनके सभी सतर्क रहते हैं कि कोई भी चीज ऐसा ना हो कि बच्चा निगल ही ना पाए, दिक्कत हो उसे। तो इन सारी चीजों में दिक्कत नहीं होगी और बच्चा अच्छा स्ट्रांग भी रहेगा। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। प्रति सप्ताह, माह में 2 बार, माह में 1 बार या फिर माह में 3 बार। तो कितनी बार करवाना चाहिए ये आपको बताना है। तो देखिएगा प्रश्न और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 21 है यहाँ पे बात कर रहे हैं तो माह में 1 बार, ठीक है, महीने में आपका 1 बार क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए कि सब ठीक है, मतलब हेल्थ वगैरह सारी चीजें सही है नहीं सही है। जो भी सही नहीं होगा तो एडवाइस वगैरह वो कुछ देंगे, तो इसलिए थोड़ा सा करवाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है श्वासावरोध, मतलब सांस लेने में अवरोध, जन्मजात असमताएं, पूर्णकालिकल या फिर इनमें से सभी। तो प्रथम 4 सप्ताह में अगर शिशु मृत्यु दर का कारण क्या है ये आपको बताना है। इसी वजह से बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद से बहुत केयर करने की जरूरत है, एक एक चीज बहुत ध्यान से डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन से करना चाहिए, अपने हिसाब से चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को ज्यादा मालूम होता है, हर एक बच्चे का केस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करे उसी हिसाब से बेसिकली काम करे, बहुत ज्यादा अपने हिसाब से काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा भी थोड़ा सा छोटा होता है तो इसलिए। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, सो राइट आंसर हम ऑल पे जाएंगे, यानी आपके जो सभी कथन है ये जो सभी दिया हुआ है ऑप्शन A B C D, ठीक, तो यहाँ पे सही है, यानी श्वासावरोध, जन्मजात असमताएं और पूर्णकालिकल ये सारी क्या है आपके कारण हैं। तो इसमें जन्म के तुरंत उपरांत अगर बात करें या बाल्यावस्था में होने वाली मृत्यु को बात करें तो उसे हम शिशु मृत्यु या हम बाल मृत्यु मानते हैं। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम समासशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था, 1832, 1835, 1838 या फिर 1840 ईस्वी। तो यहाँ देखिएगा प्रश्न पूछा गया है, तो देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है 1838 AD, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका सी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1838 में। तो यहाँ पे जो फ्रांसीसी विद्वान हैं अगस्ट कॉम्ट, इनके विषय का जनक माना जाता है, और समाज शास्त्र, समाज का विज्ञान भी इसको माना जाता है। मतलब एक तरीके से बस इतना समझो कि जो फ्रांसीसी विद्वान है अगस्ट कॉम्ट को इस विषय का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। आवश्यकता मनुष्य की एक ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास होना चाहिए साधन, धन, प्रतिष्ठा या फिर बचत। तो ये क्वेश्चन जैसे ही आपने पढ़ा होगा तो आपके माइंड में सीधा ऑप्शन
जो क्लिक किया होगा वो तो मुझे पता है कि जब इंसान अगर ये पूछे कि भाई आपको किसी इच्छा की अपनी पूर्ति करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन सारे इंसानों में यही आता है, क्या आता है? मनी चाहिए, मनी, पैसा, पैसा होना चाहिए, पैसे से मैं अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकता हूँ। राइट भी है, ऐसा नहीं कि नहीं सही है, लेकिन जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपका साधन। ठीक है, अगर आपके पास साधन मौजूद होंगे, ठीक है, तो आप वो हर चीज की पूर्ति कर सकते हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। तो साधन आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है। परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, या फिर एक भीड़ है? तो फैमिली की डिफिनेशन तो आप सभी बता लोगे कि व्हाट इज अ फैमिली। हमारा परिवार, परिवार सभी लोगों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी हो, माता पिता भाई बहन सब इंपॉर्टेंट है, वो सब परिवार का मेंबर हैं, दादा दादी ना। तो यहाँ पे क्या है आपका परिवार? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था है। क्या है आपका परिवार? एक सामाजिक संस्था है जिसमें सभी लोग मौजूद रहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें अगर कुछ समाजों में जो परिवार का आकार होता है वो छोटा होता है, जिसे हम कौन सा परिवार कहते हैं? एकांकी परिवार कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे माता पिता और उसके अविवाहित बच्चे आते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो परिवार का आकार बड़ा होता है, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं, या विस्तृत परिवार भी कह सकते हैं, जिसमें आपके माता पिता बच्चे से लगा के हर कोई आता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के आपके परिवार होते हैं। आजकल का जो चल गया है तो लोग एकल परिवार पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में रहना लोग पसंद कर नहीं रहे हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, कोई कुछ करना नहीं चाहता है। लेकिन देखो, किसी चीज का अच्छी चीज है तो बुरी चीज भी है, दोनों चीज अगर एक्सेप्ट करके चलोगे ना तो लाइफ में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसका सिर्फ निगेटिव चीज देखोगे, पॉजिटिव देखोगे ही नहीं, तो चाहे आप एकांकी में रहो चाहे संयुक्त में रहो, दोनों जगह समस्याएं उत्पन्न होगी। कपड़ों को काटने वाला कीट होता है क्लीन मोथ, सिल्वर फिश, क्यू फैल्कस, या फिर इनमें से सभी। तो कपड़ों को काटने वाला कीट आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट आंसर करने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन पहला, क्लीप मोथ। ठीक है, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो आप जानते हैं कि समस्त वस्त्रों में अगर हम ऊन की बात करते हैं तो ऊन ही एक ऐसा वस्त्र है जो कि कीड़ों से प्रभावित होता है, ये बात आपको पता होगी। तो ऊन के वस्त्रों की फ्लोराइड, सिलिका, फ्लोराइड जैसे जो विषैले पदार्थ है उनसे क्या की जाती है? परिष्कृत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षार से निम्न में से किन वस्तुओं को हानि नहीं पहुंचती है? रेशमी, सूती, नायलॉन, या फिर टेरिकॉट? प्रश्न देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या होगा। ये रहा आपका ऑप्शन, और बताइए आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी सूती। ठीक है, तो यहाँ पे क्षार से सूती वस्तु को हानि पहुंचती है और धुलाई में इनका प्रयोग किया जाता है। तो क्षार का रेशम पर एक तरीके से बुरा प्रभाव पड़ता है, और कास्टिक क्षार के हल्के घोल से रेशम की जो चमक होती है वो समाप्त हो जाती है और रेशे क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। यदि कास्टिक सोडे को घोल गर्म हो तो रेशम के जो रेशे होते, मतलब रेशम के जो रेशे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक तरीके से गल जाते हैं। तो ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कठोर जल की विशेषताएं हैं। पानी में झाग कम उठते हैं, भोजन सरलता से बनता है, पीने में स्वादिष्ट होता है, और डी है रंगीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। तो कठोर जल की आपको विशेषताएं पूछी गई हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अभी दो क्वेश्चन आपके बाकी हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो पानी में झाग कम उठते हैं, आपने देखा होगा जो कठोर जल होते हैं उसमें खाना भी आपका ठीक से पकता नहीं है, पकता ही नहीं है ना, पकाते रहो बहुत टाइम लग जाता है। और जो अगर आप जैसे साबुन वगैरह घिस रहे हो ना तो पानी में झाग वगैरह नहीं आता, और झाग जब तक नहीं आता तब तक हम उसको घिसते ही रहते हैं कि आए आए, है ना, तभी तो कपड़े साफ होंगे हमारे, हमें ऐसा लगता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि कठोर जल में साबुन सरलता से झाग नहीं देता है, और कठोर जल में कपड़े धोने से अधिक साबुन भी, भाई जितना घसोगे तो साबुन तो खर्च होगी। आप सोचोगे जितना हम घसेंगे उतना हमारे झाग निकलेगा, वो झाग निकलता नहीं, आप साबुन को घसते रहते हो ना। तो ये चीजें होती है। स्वाद में भी अच्छा नहीं होता है, अगर बात करें पाचन के लिए भी सही नहीं है, और खाना वगैरह तो पचता ही, मतलब पकता ही नहीं है, तो एक तरीके से आपके लिए सही नहीं है, इसको हटाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है? ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, उबालकर, क्लोरीनीकरण, या फिर अवक्षेपण? तो घर पर बात की जा रही है, स्पेशली मेंशन किया गया है, तो याद रखेगा
होम की बात हो रही है, होम होम। देखो तो यहाँ पे बाय बॉइलिंग होगा यानी उबाल कर, ठीक है। ऑप्शन जो बी है यानी आपका ये सही है। तो देखो आप जानते हैं कि जल की अशुद्धियां दो भाग में बांट सकते हो, एक तो आपका घुलित होता है और एक आपका क्या होता है, अघुलित। घुलित और अघुलित में मतलब समझ में आता होगा। मतलब घुलित मतलब उसमें जैसे मान लो कोई भी चीज गई तो वो अदृश्य हो गई है ना। जैसे मान लो कुछ विजातीय पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो जल में मतलब शीघ्र ही घुलकर गायब हो जाते हैं, आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो तैरते हुए नजर आएंगे आपको, जैसे पत्ते हो गए, घास के तिनके वगैरह हो गए, वो अगर आप जल में डालोगे तो वो ऊपर ही आ जाएंगे, तो उनसे हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे घुलित और अघुलित दो तरह की क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, और ये जो उबाल कर है ये सबसे बढ़िया मेथड है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि जल की अशुद्धियां होती हैं जीवाणु, घुलित, तैरने वाली या इनमें से सभी। तो जल की अशुद्धियां होती हैं, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। एक बार प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहां अगर हम बात करें सो इस पे हम ऑल पे जाएंगे, इनमें से सभी, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आए तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाए। आपकी जो क्लास होती है वो शाम 5 बजे होती है, तो 5 बजे जरूर ज्वाइन हो जाएगा। कभी कभी लेट होता है तो मैं उसकी टेलीग्राम पे सूचना दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। चलिए रखिएगा अपना ख्याल और अपने माता पिता का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।